टैक्सी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सारा सामान बंधा हुआ तैयार रखा था। निशांत अपने कमरे में खड़ा उस चिरपरिचित महक को अपने अंदर समेट रहा था जो उसके बचपन की अनमोल निधि थी। निशांत के 4 वर्षीय बेटे सौरभ ने इसी कमरे में घुटनों के बल चलकर खड़े होना और फिर अपनी दादी की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमना सीखा। निशांत की पत्नी माया एक विदेशी कंपनी में काम करती थी। वह सुबह 9 बजे निकलती तो शाम को 6 बजे ही वापस लौटती। ऐसे में सौरभ अपनी दादी के हाथों ही पला बढ़ा था। नौकर टिक्कू के साथ उसकी खूब पटती थी, जो उसे कभी कंधे पर बिठाकर तो कभी उसको 3 पहियों वाली साइकिल पर बिठाकर सैर कराता। अक्सर शाम को जब माया लौटती तो सौरभ घर में ही न होता और माया बेचैनी से उसका इंतजार करती। किंतु जब टिक्कू के कंधे पर चढ़ा सौरभ घर लौटता तो नीचे कूदकर सीधे दादी की गोद में जा बैठता और तब माया का पारा चढ़ जाता। दादी के कहने पर सौरभ माया के पास जाता तो जरूर, किंतु कुछ इस तरह मानो अपनी मां पर एहसान कर रहा हो। ऐसे में माया और भी चिढ़ जाती, मन ही मन इसे अपनी सास की एक चाल समझती। लगभग 7 वर्ष पूर्व जब माया इस घर में बहू बनकर आई थी तो जगमगाते सपनों से उसका आंचल भरा था। पति के हृदय पर उसका एक छत्र साम्राज्य होगा, हर स्त्री की तरह उसका भी यही सपना था। किंतु उसके पति निशांत के हृदय के किसी कोने में उसकी मां की मूर्ति भी विराजमान थी, जिसे लाख प्रयत्न करने पर भी माया वहां से निकाल कर फेंक न सकी। माया के हृदय की कुड़न ने घर में छोटे मोटे झगड़ों को जन्म देना शुरू कर दिया, जिन्होंने बढ़ते बढ़ते लगभग गृहकलह का रूप ले लिया। इस सारे झगड़े झंझटों के बीच में पिस रहा था निशांत, जो सीधा सादा इंसान था। वह आपसी रिश्तों को शालीनता से निभाने में विश्वास रखता था। अक्सर वह माया को समझाता कि माँ भावुक प्रकृति की है, केवल थोड़े मान प्यार से ही संतुष्ट हो जाएंगी। किंतु माया ने सास को अपनी मां के रूप में नहीं, प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकारा। इन 7 वर्षों ने निशांत की मां को एक हंसते बोलते इंसान से एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। अपने चारों ओर मौन का एक कवच सा लपेटे मां टिक्कू की मदद से सारे घर की साज संभाल करती। उनके हृदय के किसी कोने में आशा का एक नन्हा दीप अभी भी जल रहा था कि शायद कभी माया के नारी हृदय में छिपी बेटी की ममता जाग उठे और वह उनके गले लग जाए। किंतु माया की बेरुखी मां के हृदय पर नित्य कोई न कोई नया प्रहार कर जाती और वे आंतरिक पीड़ा से तिलमिलाकर अपने कमरे में चली जाती। भरी आंखें छलके और बेटा उन्हें देख ले, इससे पहले ही वे उन्हें पोंछ डालती और एक गंभीर मुखौटा चेहरे पर चढ़ा लेती। समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन निशांत को स्थानांतरण का आदेश मिला। शाम को मां के पास बैठ उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम उसने खिले चेहरे से मां को बताया, मां, मेरी तरक्की हुई है और तबादला भी हो गया है। मां चौंक उठी, बदली भी हो गई है? हाँ, निशांत उत्साह से भर कर बोला, मुंबई जाना होगा। दफ्तर की तरफ से मकान भी मिलेगा और गाड़ी भी। तुम खुश हो ना, मां? हाँ, बहुत खुश हूँ। निशांत के सिर पर मां ने हाथ फेरा। आंखें मानो वात्सल्य से छलक उठी और निशांत संतुष्ट होकर उठ गया। किंतु शाम को जब माया लौटी तो ये खबर सुनकर झुंझला उठी, क्या जरूरत थी यह प्रस्ताव स्वीकार करने की? हमें यहाँ क्या परेशानी है? मेरी नौकरी अच्छी भली चल रही है, वह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी तनख्वाह जितनी बढ़ेगी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान मेरी नौकरी छूटने का होगा। फिर मुंबई नया शहर है, आसानी से वहाँ नौकर नहीं मिलेगा। टिक्कू हमारे साथ जा नहीं सकेगा क्योंकि दिल्ली में उसके माँ बाप हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे उल्टे सीधे फैसले करके बैठ जाते हैं आप।
बस वहीं मेज पर पटक परेशान सी माया सोफे पर ही पसर गई। थोड़ी देर बाद टिक्कू चाय ले आया। माँ को चाय दी। निशांत के पूछने पर टिक्कू बोला, जी साहब। माँ जी अपनी चाय कमरे में ले गईं। सुन टिक्कू, माया बोल उठी, साहब की बदली मुंबई हो गई है, तू चलेगा ना हमारे साथ? सौरभ तेरे बिना नहीं रहेगा। साहब मुंबई जा रहे हैं। टिक्कू का चेहरा उतर गया, फिर मैं क्या करूँगा? मेरा बाप मुझे इतनी दूर नहीं भेजेगा। तेरी पगार बढ़ा देंगे, माया त्योरी चढ़ाकर बोली, फिर तो भेजेगा ना तेरा बाप। नहीं बीबी जी, पगार की बात नहीं, मेरी माँ भी बीमार रहती है, तो ऐसा कह कि तू ही जाना नहीं चाहता। माया गुस्से से भरी वहां से उठ गई। फिर अगले कुछ दिन बड़ी व्यस्तता के बीते। निशांत को 1 महीने बाद ही मुंबई पहुंचना था। ये तय हुआ कि माया 1 महीने का जरूरी नोटिस देकर नौकरी से इस्तीफा दे दे और निशांत के साथ ही चली जाए, जिससे दोबारा आने जाने का चक्कर न रहे। निशांत ने पत्नी को समझाया, सौरभ अभी छोटा ही है, वहाँ किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। मांझी तो साथ होंगी ही, जैसे यहाँ सब कुछ संभालती हैं, वहाँ भी संभाल लेंगी। बाद में कोई नौकर भी ढूंढ लेंगे, जिससे कि माँ पर ही सारे काम का बोझ न पड़े। इन्हीं सारे फैसलों के साथ दिन गुजरते गए। घर में सामान की पैकिंग का काम शुरू हो गया। निशांत के ऑफिस की ओर से एक पैकिंग कंपनी को आदेश दिया गया था कि वे लोग सारा सामान पैक करके ट्रक द्वारा मुंबई भेजेंगे। घर की जरूरतों का लगभग सारा सामान पैक हो चुका था। फर्नीचर, डबल बेड, रसोई का सामान, फ्रिज, टीवी आदि बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में बंद होकर ट्रक में लादा जा रहा था। अब बचा था तो केवल अपनी निजी जरूरत का सामान, जैसे पहनने के कपड़े आदि, जो उन्हें अपने साथ ही ले जाने थे। कुछ ऐसा सामान भी था जो अब उनके काम का नहीं था, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव, लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने बर्तन आदि। इन्हें वे टिक्कू के लिए छोड़े जा रहे थे। गृहस्थी में चाहे न जाने ऐसा कितना सामान इकट्ठा हो जाता है, जो इस्तेमाल न किए जाने पर भी फेंकने योग्य नहीं होता। ऐसा सारा सामान वे टिक्कू को दे रहे थे। आखिर 6 साल से वह उनकी सेवा कर रहा था, उसका इतना हक तो बनता ही था। माया की इच्छा थी कि मकान किराए पर चढ़ा दिया जाए, किंतु निशांत ने मना कर दिया। दिल्ली में मकान किराए पर चढ़ाकर किराएदार से वापस लेना कितना कठिन होता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए अपने एक मित्र के भतीजे को एक कमरा अस्थायी तौर पर रहने के लिए दे रहा हूँ, जिससे मकान की देखभाल होती रहे। उस लड़के का नाम विपिन था, भला सा लड़का था। 2 महीने पहले ही पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। बेचारा रहने की जगह ढूंढ रहा था, साफ सुथरा कमरा पाकर खुश हो गया। इन सब झंझटों से छुट्टी पाकर निशांत माँ के कमरे में गया और बोला, लाओ माँ, तुम्हारा सामान मैं पैक करता हूँ। किंतु माँ किसी मूर्ति की तरह गंभीर बैठी थी, शांत स्वर में बोली, मैं नहीं जाऊंगी बेटा। क्या? निशांत मानो आसमान से गिरा, क्या कहती हो माँ? हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे भला? अकेली कहाँ हूँ बेटा, माँ भरेगले से बोली, टिक्कू है, विपिन है, लेकिन वे सब तो गैर हैं। अपने तो हम हैं, जिन्हें तुम्हारी देखभाल करनी है। हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दें? अपना क्या और पराया क्या? माँ की आवाज मानो हृदय की गहराइयों से फूट रही थी। जो प्यार करे वही अपना, जो ना करे वह पराया। नितांत सादगी से कहे गए माँ के इस वाक्य की मार से निशांत मानो तिलमिला उठा। वह बोझिल हृदय से बोला, माया के दोषों की सजा मुझे दे रही हो माँ? नहीं रे, ऐसा क्यों सोचता है?
मैं तो तेरे सुख की राह तलाश रही हूँ। तुम्हारे बिना कैसा सुख, माँ। और निशांत कमरे से बाहर निकल गया। माया को जब ये पता चला तो अपने चिरपरिचित व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बोली, अब यह आपका कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? किस बात का नाटक? माँ का स्वर दृढ़ था, सीधी सी बात है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? यह इच्छा की बात नहीं है, मुझे परेशान करने की आपकी एक और चाल है। आप खूब समझती हैं कि टिक्कू साथ जा नहीं रहा, सौरभ आपके बिना रहता नहीं। उस नई जगह में मुझे अकेले सब संभालने में कितनी परेशानी होगी, इसीलिए आप मुझसे बदला ले रही हैं। बदला तो मैं गैरों से भी नहीं लेती माया, फिर तुम तो मेरी अपनी हो, बेटी हो मेरी। जिस दिन तुम्हारी समझ में यह बात आ जाए, मुझे लेने आना। तब चलूंगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गईं। रात को निशांत के कमरे से माया की ऊंची आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, सारी दुनिया को दिखाना है कि हम उनको साथ नहीं ले जा रहे, हमारी बदनामी होगी, इसका भी ख्याल नहीं। माया का व्यवहार अब निशांत की सहन शक्ति की सीमाएं तोड़ रहा था। आखिर उसने साफ बात कह ही डाली, दरअसल तुम्हें चिंता माँ की नहीं, बल्कि इस बात की है कि वहाँ नौकर भी नहीं होगा और माँ भी नहीं। फिर घर का सारा काम तुम कैसे संभालोगी? तुम्हारी सारी परेशानी इसी एक बात को लेकर है। अंत में तय ये हुआ कि अगले दिन सुबह जब सौरभ सोकर उठे तो उसे समझाया जाए कि दादी को साथ चलने के लिए राजी करे। उनकी उड़ान का समय शाम 5:40 का था और माँ के सामान की पैकिंग के लिए इतना समय काफ़ी था। दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी उनींदी आंखें मलता मलता सौरभ दादी की गोद में जा बैठा। दादी माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? भला क्यों? सौरभ के दोनों गाल चूम चूम कर माँ निहाल हुई जा रही थी। मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा। माँ की समझ में सारी बात आ गई। धीरे से सौरभ को गोद से नीचे उतार कर बोली, पहले जाकर मंजन करो और दूध पियो। सौरभ उछलता कूदता कमरे से बाहर भाग गया। थोड़ी थोड़ी देर में निशांत व माया किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में ये देखने के लिए आते जाते रहे कि वे अपना सामान पैक कर रही हैं या नहीं। किंतु माँ के कमरे में सब कुछ शांत था। वे तो रसोई में मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर उन लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थीं। वे निशांत और सौरभ की पसंद की चीजें टिक्कू की मदद से तैयार कर रही थीं। जो थोड़े बहुत पुराने बर्तन उन लोगों ने छोड़े थे, उन्हीं से वे अपना काम चला रही थीं। माँ को पता भी न चला कि कितनी देर से निशांत रसोई के दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा है। माया भी उसी के पीछे खड़ी थी। सहसा माँ की दृष्टि उन पर पड़ी और एक पल को मानो उनका उदास चेहरा खिल उठा। ऐसे क्यों खड़ी हो तुम दोनों? माँ पूछ बैठी। क्या आप माया को माफ नहीं कर सकती? बुझे स्वर में निशांत ने पूछा। आज तक और क्या ही क्या है, बेटा। माँ बोली, लेकिन बिना किसी प्रयत्न के अनायास मिला प्यार मूल्यहीन हो जाता है। इस तथ्य को समझो बेटा। तुम्हारे और सौरभ के बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस समय शायद इसी में हम सबकी भलाई है। अकेले घर संभालने में माया को परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। टिक्कू के हाथ में खाने की प्लेटें देकर माँ रसोई से बाहर आईं। हाथ धोकर उन्होंने अपने कमरे में बिछे लकड़ी के तख्त पर खाना लगा दिया। आलू पूरी देखते ही सौरभ खुश हो गया। मीठे में माँ ने सेवइयाँ बनाई थीं, जो निशांत और माया दोनों को पसंद थीं। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। माँ के हाथ का खाना अब न जाने कब मिले,
ये ध्यान आते ही मानो निशांत के गले में पूरी का कौर अटकने लगा। किसी तरह 2-4 कौर खाकर वह पानी का गिलास लेकर उठ गया। टैक्सी में सामान रखा जा रहा था। माँ निर्विकार भाव से मूर्ति बनी बैठी थी। उनके पैरों के पास टिक्कू बैठा हुआ था। कभी वह अपने साहब को देखता और कभी मांझी को, मानो समझना चाह रहा हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा है या बुरा। माँ के पांव छूते समय निशांत के हृदय की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ उभर आई। वह भरे गले से बोला, मैं हर महीने आऊंगा माँ, चाहे एक ही दिन के लिए आऊं। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तुम्हारा घर है बेटा, जब जी चाहे आओ, लेकिन मेरी चिंता मत करना। क्या आप सचमुच ऐसा सोचती हैं कि यह संभव है? कहते कहते निशांत का स्वर भर्रा उठा। माँ के पैरों के पास बैठा टिक्कू उठकर निशांत के सामने आ गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप मांझी की चिंता न करें साहब, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आप हर महीने खुद ही आकर देख लेना। एक भरपूर नजर टिक्कू पर डाल सहसा निशांत ने उसे अपने से चिपटा लिया। उस पल, उस घड़ी माया उसकी दृष्टि में नगण्य हो उठी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।